नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो हम पढ़ेंगे और उसी पैटर्न पे आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चर्चा में था अडॉप्टेशन रूल। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 आया। इससे पहले क्या था कि इससे संबंधित जो अडॉप्टेशन की जो प्रोसेस की जो पेपर की जितनी भी पावर थी वो कोर्ट के पास थी। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि अडॉप्टेशन में प्रॉब्लम आ रही थी और उससे कई केस क्या हो रहे थे, पेंडिंग हो रहे थे। जैसे आप देख पा रहे होंगे 3,500 लोगों का अडॉप्टेशन हुआ एक हर एक साल, लेकिन उसमें से 1,000 लोग, क्या 1,000 केस कैसे हैं पेंडिंग। ठीक है। और इसी समस्या को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस पावर को, मतलब डीएम के पास इस पावर को ट्रांसफर किया गया और कहा गया कि इस पेंडेंसी को निपटारा करने के लिए हम इन पावर को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी आप लोग तैयारी करते हो। तो आप देख पा रहे हो डीएम के पास कितनी पावर होती हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और जो हमको निभानी पड़ती हैं बिल्कुल सत्यनिष्ठा से। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमको कार्य करना पड़ता है। क्यों क्यों किया? क्योंकि जितने भी मैटर हैं उनका स्पीडी क्या हो, डिस्पोजल हो सके। ठीक है, तो ये तो चर्चा में रूल है, ये तो चर्चा में हमारे पास टॉपिक था, लेकिन हम इसको बेसिक से पढ़ेंगे। क्या प्रोविजन है, इससे संबंधित टॉपिक क्या है, इससे रिलेटेड मुद्दे क्या हैं, तो वो हम सारी बातें करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। इसका जेजे एक्ट का सेक्शन 61 कहता है कि डीएम या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इशू कर सकेंगे। कोर्ट की जगह पे इनको पावर ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आप ध्यान रखना, एम्पावर किया गया है किसको? डीएम को। इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को क्या कर पड़ेंगे? निरीक्षण कर सकते हैं। और जितनी भी चाइल्ड केयर यूनिट हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैं, उनकी फंक्शन का क्या करेंगे? एवोल्यूशन कर सकेंगे कि वो सही से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सही से अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि डीएम को क्या किया गया है? एम्पावर किया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा एक कंसर्न भी होते हैं। मान लो पहले केस तो कोर्ट के पास था, अब वो केस जाएगा डीएम के पास, तो वो केस कैसा होगा? मतलब कि फ्रेश तरीके से जाएगा, उसकी प्रक्रिया दोबारा स्टार्टिंग से शुरू होगी। तो इससे क्या होगा? फिर से देरी होगी। तो एक तो कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न ये है, जितने भी लोग हैं इस केस को डीएम के पास ले जाएंगे, तो इससे क्या है, जो पेंडिंग केस है अगर वो अभी भी पेंडिंग है और वो डीएम के पास गए हैं, तो इससे क्या होगा, वो जो डिले वाली प्रोसेस है वो और बढ़ जाएगी, और जिससे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में अगर किसी अडॉप्टेड पेरेंट को एडमिशन दिलाना है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्या होता है, आजकल बर्थ सर्टिफिकेट में बनने में क्या हो रही है? देरी हो रही है। इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो शिक्षा में क्या हो रही है? देरी हो रही है। और जो चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। ठीक है, अंडर कारा। अब कारा क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इसमें क्या है, इनके पास ये अथॉरिटी है, रेगुलेट करती है अडॉप्टेशन को, हमारे इंडिया में, हमारे बाहर भी। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखो कारा। तो इसके पास ओनली कितने हैं, चिल्ड्रन कितने रजिस्टर्ड हैं? 2188। जबकि जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके पास वो कितने हैं?
31,000 31,000 लोग क्या करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जबकि इसके पास जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 2188 केवल। तो देखो कितनी विसंगति है, मतलब कि यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पे बच्चे की उपलब्धता क्या है, कम है। तो प्रॉपर क्या नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है विभिन्न लोगों के पास। तो यहाँ पे रजिस्टर बच्चे नहीं हो पा रहा, जबकि उपलब्धता तो इससे ज्यादा है। ठीक है, और ये पॉइंट हमने पढ़ ही लिया है कि 3,500 अडॉप्टेशन में से प्रत्येक वर्ष 1,000 जो केस हैं वो पेंडिंग में रहते हैं। और एक समस्या और है कि इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिल सकता है, लोग अडॉप्ट कर लेते हैं तो उससे फिर भीख मंगवाते हैं, आपने रोडों पे देखा होगा। तो ये समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक, अब हमारे देश में कौन कौन से रूल हैं जो अडॉप्टेशन को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला रूल है हामा, जिसको बोलते हैं हिंदू अडॉप्टेशन मेंटेनेंस एक्ट 1956। इससे इसकी एक प्रोसेस है, एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं दत्तक होम। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अडॉप्टेशन राइट को बढ़ावा देते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, हामा 1956 एक्ट है। दूसरा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसके द्वारा क्या हुआ, एक कारा पोर्टल का निर्माण किया गया और कारा अथॉरिटी का निर्माण किया गया, जो क्या करती है, देश भर में अडॉप्टेशन को रेगुलेट करती है। तो इसके द्वारा ये कौन सा पोर्टल है, कारा पोर्टल। दूसरा, अब हम कारा के बारे में पढ़ लेते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, तो इस फिर पढ़ लेते हैं। कारा एक इस एक्ट के तहत स्टेब्लिश बॉडी है, तो इसलिए कैसी बॉडी है, संविधिक निकाय है, स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड अफेयर के अंतर्गत काम करती है। ये नोडल बॉडी है, क्या करती है, अडॉप्टेशन इन इंडियन चिल्ड्रन, और जो भी इन इन कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्टेशन होते हैं उसको भी क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ये इन कंट्री भी अडॉप्टेशन को नियमन करती है, और इंटर कंट्री, जैसे भारत से अगर कोई अडॉप्टेशन कर रहा है अमेरिका में, तो वो अमेरिका में भी क्या करेगी, ये कारा एक्टिव हो जाएगी, वो वहां पे क्या करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, भारत ने क्या किया है, हेग कन्वेंशन को साइन किया है। अब आपके मन में हेग कन्वेंशन क्या है, ये प्रश्न आया होगा। तो हेग कन्वेंशन क्या है कि चाइल्ड अडॉप्टेशन से संबंधित जितने भी लीगल इशू हैं इंटर कंट्री, मन की अंतर कंट्री, अंतर राज्य, अंतर देश, उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अब इसको क्या कर लिया है, सरकार ने 2003 में रेक्टिफाई किया है, मैं सरकार क्या है, इसका सिग्नेटरी है। तो इसलिए इस हेग कन्वेंशन की जिम्मेदारी जो इम्प्लीमेंटेशन करने की है वो किसके पास है, कारा के पास है। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, एक हेग कन्वेंशन है जो इससे संबंधित है, बच्चों से संबंधित, अडॉप्टेशन से। एक हेग ट्रीटी है जो किससे संबंधित है, मिसाइल से संबंधित है। तो आप दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो पहली बात ये होगी। अब जैसे हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो आपके प्रोसेस को पछड़े में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके काम का है नहीं। ये हमने हेग कन्वेंशन पढ़ा, ये क्या करती है, रिस्क ऑफ इलीगल इरेगुलर पैरामीटर। ठीक है, इल प्रिपेयर्ड अडॉप्टेशन अवार्ड के संबंध में ये गाइडलाइन, इसकी कुछ सेट ऑफ बंच है, तो इसको एक काम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्टर करोगे कारा के पास। कारा क्या करेगा, आपको रिकमेंड करेगा ऑर्फन्स और जो फॉर्म है। फिर आप क्या करोगे, एक पैन इंडिया एक सेक्शन, हमने की पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड स्टेट गवर्नमेंट होम रजिस्टर्ड होम, जिसमें अडॉप्टेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया है। कारा क्या करता है, आप एप्लीकेशन दोगे, एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, आपके बारे में छानबीन होगी। ठीक है, आप अगर केवल वयस्क हो तो आप लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, और अगर आप महिला हो तो आप लड़की को भी अडॉप्ट कर सकते हो, और बच्चे को भी अडॉप्ट कर सकते हो, लड़की को भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना।
प्रोसेस के बारे में आपको नहीं करना है। अच्छा, कितने अडोप्टेशन हुए 2011 में? इन कंट्री में अडोप्टेशन हुए 5964 और बाहर अडोप्टेशन हुए 629। ऐसे ही 2012 में 4694 अडोप्टेशन हुए और यहाँ पे 308। अब ऐसे 2015 में यहाँ पे देखते देखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अडोप्टेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या हो रही है, धीमी हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि जो नियम है, अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया था हिंदू में, तो उसमें कहा गया था कि नियम है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनको सरल करने की आवश्यकता है। तो रूल है, जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स रूल के कारण लोग क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके क्या हो रही है, प्रक्रिया धीमा हो रही है। तो इसको फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास सरकार ने किया है। डीएम को पावर दी गई है कि आप अडॉप्टेशन संबंधी कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। हमने सारे महत्वपूर्ण चीजें पढ़ ली हैं। हेग कन्वेंशन पढ़ लिया है और कारा के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और उससे संबंधित जो हमारे देश में लॉ हैं तो वो हमने पढ़ लिया है। एक हामा है, एक कारा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक न्यूज आई थी कि ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि कस्टडी में एवरी डे 5 पीपल हमारे देश में मर रहे हैं, चाहे वो कस्टडी जुडिशियली हो या फिर पुलिस कस्टडी हो। अच्छा, कस्टडी के बारे में प्रश्न आया था, आप लोग ध्यान रखना यूपीएससी में। ठीक है, तो कस्टडी क्या होता है? पुलिस कस्टडी क्या होता है? जैसे आपने कोई, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई तो कोई पुलिस वाला है आपको थाने में बिठा देगा, तो एक पुलिस कस्टडी हो गई। जुडिशियल कस्टडी हो गई कि आपने जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, जो भी पुलिसमैन है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, मजिस्ट्रेट फिर उसके बाद अपनी कस्टडी में, मतलब जेल में, स्टेट की जेल में, सेंट्रल की जेल में उसको रख सकते हैं, तो उसको जुडिशियली कस्टडी बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है तो इसलिए अलग अलग स्टेट में इससे संबंधित कानून क्या है, अलग अलग है। इसमें असमानता पाई जाती है, इसमें समानता हमको देखने को नहीं मिलती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण है, हमने देख लिया। तो इनने बोला है कि 2020 मार्च तक अभी तक जो कस्टडी में लोग हैं वो 17,146 लोग मर चुके हैं। इनका जो मुख्य कारण है वो क्या है, रेप है, टॉर्चर है। ठीक है, और अदर भी चैलेंज हैं। और भी क्या, मतलब और क्या है, जो हमारा लेजिस्लेचर जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, इंडिया में अभी तक इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। जो कस्टोडियल जो वायलेंस होता है, जो आपने फिल्मों में देखा है कि एक विलन आता है, दूसरा हीरो आता है, दोनों जेल में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर फाइट होती है। तो उसको अभी तक क्या किया है, अपराधीकरण उसका नहीं किया गया है, तो इसको अपराधीकरण करने की आवश्यकता है। और हमारी जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है उसको भी सही से डिफाइन नहीं किया गया है। हमने अभी तक प्रकाश सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था प्रकाश सिंह वाला, उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि उसको बहुत सारे स्टेटों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और जो गवाही देता है उसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है। और हमने क्या किया है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के, जो भी मतलब कि यूएन का ये कन्वेंशन है, इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या नहीं किया है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को हमने रेक्टिफाई नहीं किया है। तो पहली बात ये हो गई। सेफ गार्ड क्या क्या है हमारे लिए? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 दिया गया है, आर्टिकल 21 दिया है, आर्टिकल 22 दिया गया है। ठीक है, और क्या है, और वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन, जो बहुत सारे इंडियन पीनल कोड है उससे संबंधित बहुत सारे पार्ट हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट है। ठीक है, सीआरपीसी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनने बोला कि जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पे भी क्या लगाओ, कैमरा लगाओ, चाहे वो सीबीआई हो या फिर ईडी हो। ठीक है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इन आर्टिकल को पढ़ लें। आई होप आपको आप लोग क्या करें, इन आर्टिकल के ऊपर पढ़ लें। ठीक है, और सजेशन में ये दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ये है कि 11 पॉइंट गाइडलाइन दी है जिसका नाम है डीके बसु केस। ठीक है, वही सब बातें हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। इसको केवल आप क्या करना, कोट कर सकते हो, तो आपका आंसर इवोल्यूशन हो जाएगा। आपका जो मूल, आपके जो अंक हैं वो बढ़ने की संभावना होगी। लॉ कमीशन ने बोला है कि 273 वाली रिपोर्ट आप सजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको कम कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे लिए एक शब्द चर्चा में आया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्यों यहाँ से प्रश्न बना है। और दूसरा जो संशोधन हुआ है 2021 में, 2021 में, तो वो भी अभी तक प्रश्न बना नहीं है, तो यहाँ से बनने की संभावना है, तो इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात है कि 1948 में यूनाइटेड डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट आया। इसमें यूनाइटेड डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट क्या कहता है कि हम, इसमें मौलिक अधिकार भी हैं जो हमारे संविधान में हैं, ठीक, और नीति निर्देशक तत्व भी हैं, क्या है, डीपीएस। लेकिन इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो नागरिकों के होते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। किसकी है बेटा, सरकार की। तो इसमें इसलिए किसके बारे में बात की गई है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है, और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। 1991 में नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश हुआ, जो पेरिस प्रिंसिपल पर आधारित था। तो आप ध्यान रखना कि पेरिस प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए तो आप क्या रखोगे, ह्यूमन राइट से संबंधित है। फिर क्या हुआ, 1993 में भारत सरकार प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट लेके आई, जिससे हमने ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया, और इसी के आधार पर हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इस्टेब्लिश किया। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ, और इसमें क्या हुआ, पहले 4 पर्सन होते थे, ये वाले आप देख पा रहे होंगे चेयर पे, कौन कौन से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन और माइनॉरिटी। लेकिन अब इसमें बढ़ा दिए गए। इसमें क्या हो गया, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड ओबीसी वाला, शेड्यूल ट्राइब वाले और हो गए, वुमन वाला हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट हो गया, और जो भी मतलब कि दिव्यांग जन से संबंधित कमीशन होता है वो भी इसमें व्यक्ति शामिल कर ले गए। मतलब एक्स ऑफिसियो ये वाले क्या हो गए, इसके मेंबर हो गए। ठीक है, और चेयरपर्सन टू द चीफ जस्टिस, पहले क्या होता था, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके अध्यक्ष होते थे, चेयरपर्सन हो सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, चीफ जस्टिस के साथ साथ या जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। 3 मेंबर ऑफ एटलीस्ट टू बी, मतलब कि 3 मेंबर में से एक वुमन को होना अनिवार्य है। अब क्या कर दिया, 2 मेंबर में से पहले ह्यूमन राइट वाली कमीशन होती थी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट कर दिया है। पहले जो पीरियड होता था वो कितना होता था, 5 साल या 70 वर्ष, अब कितना कर दिया है, 3 साल 70 वर्ष। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, वो ये काम करती है, क्या करती है, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करना, ये करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी अनुशंसाएं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, और 1 साल से पहले का कोई केस है, ह्यूमन राइट कमीशन उस पर कार्रवाई, उसका मतलब ओपन नहीं कर सकता, उसका स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता 1 साल से पुराना केस प्रति। ठीक है, सरकार को रिकमेंडेशन करता है, कर सकता है कि आप इनको ये दे दीजिए, आर्थिक सहायता दीजिए, लेकिन सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। और दूसरी बात और, कि ह्यूमन राइट किसी को दंड नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए इसमें आर्टिकल में कुछ आर्टिकल आए थे, जैसे आर्टिकल 20, ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, कि आपको किसी, आपने मान लो आज 13 सितंबर आज तारीख है, तो आपने आज कोई क्राइम क्राइम किया। ठीक है, और ये मान के चल रहे, और कोई सरकार कोई लॉ लेके आई, और जिससे संबंध में कोई क्राइम कानून नहीं था, सरकार ने बोला कि सरकार 20 सितंबर को लॉ लेके आई, और आपसे बोला कि आपको सजा इस लॉ के तहत दी जाएगी 20 सितंबर वालों से। तो आर्टिकल बोलता है कि ऐसा संभव नहीं है, कि आपको वर्तमान में जो क्राइम किया है, वर्तमान में जो संगत लॉ है उसके अनुसार ही कह दी, मतलब कि उसके अनुसार ही आप लोगों को सजा दी जाएगी। इसके अलावा मतलब कि भूत लक्षी प्रभाव से कोई लॉ के आधार पर आपको सजा नहीं दी जाएगी। तो पहली बात तो ये है। ठीक है, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन प्रशासनिक आधार पर दी जा सकती है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये मेन पॉइंट था आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, उदारतावादी की बात करता है, गर्मापूर्ण जीवन की बात करता है। ठीक है, आपको आपकी लाइफ को आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपकी लाइफ को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपकी स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता, जब तक वो लॉ किसी उचित प्रक्रिया के द्वारा इस्टेब्लिश ना हुआ। कहने का मतलब है कि इसको किसी संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जिसको वाद विवाद होना चाहिए, जिसको सर्वसम्मति या फिर किसी वोट के आधार पर पास किया जा सकता है। मतलब कोई लॉ किसी उचित प्रक्रिया के आधार पर ही पास होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में बात करता है। आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन बाद में राइट टू शेल्टर है। ठीक है, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी है। तो ये सारी बातें हैं राइट 21 में। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है प्रोसेस ऑफ मतलब कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इस ये प्रोसेस अमेरिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमेरिका से। ये प्रोसेस ब्रिटेन से संबंधित है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पे राज किया है, तो ये ब्रिटेन से संबंधित है। ये वाली प्रोसेस अमेरिका से संबंधित है। ये वाली प्रोसेस मतलब केवल आपको विधायिका से संरक्षण देती है। ठीक है, और ये वाली प्रोसेस विधायिका और कार्यपालिका दोनों से संरक्षण देती है। ठीक है, ये कहते हैं कि करेक्ट प्रोसेस होनी चाहिए, भले ही कैसा भी लॉ हो। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे ये बोलते हैं कि प्रोसेस करेक्ट हो, उसके साथ आपका जो मन है, आपका जो लक्ष्य है, वो भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने प्रोसेस तो सही थी, लेकिन आपने लोकतंत्र था उसको बदल दिया आपने राजतंत्र में। तो ये क्या है? प्रोसेस तो सही है लेकिन कानून गलत है। तो लॉ को भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, उसमें तर्क संगतता होनी चाहिए, उसमें एक वैज्ञानिक वाद होना चाहिए। तो ये सारी बातें होनी चाहिए। इसको लाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाद में 1978 में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कब लाया गया? मेनका गांधी वाद में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होनी चाहिए। ठीक है, उचित प्रक्रिया। तो हमने दोनों चीजें समझ ली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक आर्टिकल 22 बोलता है कि आपको प्रोटेक्शन टू पर्सन हु अरेस्ट एंड डिटेन। इसमें दो तरह के प्रावधान है। एक है कि आपको दंड, पुनिटिव डिटेक्शन उसमें होता है, मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपको दंड दिया जाएगा। एक होता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप क्राइम करने वाले हैं, तो आपको वो क्या देंगे, डिटेन कर लेंगे, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो मेनली दो पार्ट हैं। तो आप इसको इसको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उस लेक्चर में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है, ये हमारे प्यारे बच्चे हैं। एनसीईआरटी ने गाइडलाइन इश्यू की है, जो बच्चों को मेंटल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होती है, वेलबींग ऑफ स्कूल, जैसे एग्जाम प्रेशर रहता है, स्टडी से संबंधित प्रेशर रहता है, परिवार वालों का प्रेशर रहता है, और पड़ोसियों का सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है। पीयर ग्रुप का मतलब है कि उन बच्चों की जो क्लासमेट हैं उनका प्रेशर रहता है। ठीक है, तो इन प्रेशरों के कारण क्या होता है, बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसको एंजाइटी होती है। तो इससे क्या होता है, उसका समग्र विकास नहीं हो पाता। ठीक है, मानसिक पीड़ा होती है। तो ये सब बातें हैं। मेंटल वेलबींग का मतलब कि मानसिक रूप से नहीं है, उसमें फिजिकल हेल्थ भी शामिल है, उसमें सामाजिक हेल्थ भी शामिल है, उसमें इमोशंस भी शामिल है। क्योंकि ये क्या करता है कि फंडा एक फाउंडेशन बेस एस्टेब्लिश करता है किसी बच्चे के समग्र विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक मेंटल वेलबींग होना बहुत आवश्यक है। अच्छा, अपना लेके चलो, अगर आप मानसिक रूप से सुखी नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि हम आप लोग क्या करो, एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल का गठन करो, जिसमें टीचर भी होंगे,
पेरेंट्स भी होंगे और भी संबंधित व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, बच्चों में जागरूकता बढ़ावा देंगे। ठीक है, और एक स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एनुअली आप परफॉर्म करो ताकि बच्चों की एंजाइटी दूर हो, बच्चे एग्जाम के बच्चों के अंदर जो एग्जाम का डर है वो दूर हो, रिजल्ट से संबंधित जो फियर रहता है वो दूर हो, और जो पीयर ग्रुप का जो प्रेशर रहता है वो भी दूर हो। ठीक है, और ये कहा है कि हाँ, टीचरों को ट्रेनिंग दो तो कि टीचर पहचान सकें कि कौन सा बच्चा एंजाइटी का शिकार है, मनी मन मानसिक रूप से मानसिक रूप से उसकी स्थिति खराब है और अपने आप को वो स्वयं खतरा पहुंचा सकता है। तो इस संबंध में आप करो, टीचरों की क्या दो, ट्रेनिंग दो। आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट स्कूल वालों में कि बच्चा एलकेजी में जाता है, उसका बैग का वजन उसके वजन से ज्यादा होता है, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे का बैग लेके जाते हैं, स्कूल में रख के आते हैं, फिर बाद में जो बच्चा आता है फिर पेरेंट्स जाते हैं तो फिर बैग लेके आते हैं, तो ये स्थिति खराब है। इसको बच्चों को क्या करना चाहिए, सिंबल मतलब कि क्या करो, आप उनको शिक्षा दो इनिशियल स्टेज पे, सिंबल से शिक्षा दो। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा दो ताकि उनका मेंटल वेलबींग हो सके, तो ये हमको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बॉडी क्या है, एनसीईआरटी बॉडी नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। ये केंद्र सरकार और स्टेट को एक एडवाइजरी जारी देती है, नीति निर्माण में सहायक है, और इसका गठन 1961 में हुआ था, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है। आप इतना सा ध्यान रखो, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, अब रेबीज वैक्सीन चर्चा में है क्योंकि 12 ईयर ओल्ड गर्ल जो केरला से संबंधित थी, उसकी रेबीज वायरस के कारण क्या हो गई, डेथ हो गई, जबकि उसने बहुत सारे वैक्सीन के डोज मतलब कि मल्टीपल टाइम ऑफ डोज उसने ले रही, तब भी वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूएचओ का डेटा कहता है कि 2016 से 18 तक जो 36% ऑफ वर्ल्ड विश्व की जो मृत्यु है वो रेबीज के कारण हुई है, और 18,000 से 20,000 डेथ हर साल होती है, और 30 से 60% जो केस रिपोर्ट होते हैं वो भारत में होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम रेबीज के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रेबीज क्या है, एक डिसीज है जो फैमिली वायरस से होती है जिसका नाम है लैसा वायरसेस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, कौन सी वायरसेस होती है, लैसा वायरसेस। और ये मैमल से बच्चों में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ये स्पेशली क्या करती है, जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसको टारगेट करती है, और 100% के आसपास क्या है, फैटल है, इससे बच्चों की क्या हो जाती है, डेथ तक हो सकती है। ठीक है, ये कोई डॉग के काटने से हो सकता है, या फिर कोई कैट के इन्फेक्शन है उससे हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है। तो ये हमारे लिए रेबीज वैक्सीन जानना महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, डॉग है, सलाइवा है, इन्फेक्टेड एनिमल है, तो उसने आप उसके संपर्क में आए तो आपको क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमें सुरक्षा देखनी चाहिए, और 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना, और हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, और इससे संबंधित एक चर्चा और भी है कि रेबीज एक हमारे लिए यूआईपी प्रोग्राम चलता है देश में, जिसमें 12 वैक्सीन को शामिल किया जाता है, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ लेते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैक्सीन की चर्चा आई तो इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। ठीक, और वैक्सीन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारे देश में वैक्सीन बनती है। इस प्रोग्राम को सबसे पहले 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत है। 1985 में इस प्रोग्राम में 12 वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस वैक्सीन के अंतर्गत हम 12 वैक्सीन लगाएं। लेकिन क्या हुआ, 2009 से 2013 की जो इसकी ग्रोथ रेट थी, इसकी जो वैक्सीन लगने की दर थी, वो 1% के आसपास थी। तो सरकार को चिंता हुई, सरकार ने बोला ग्रोथ रेट तो इसकी कम,
तो सरकार ने इस ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए एक मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया 2015 में, और देश में संपूर्ण रूप से उसका इम्यूनाइजेशन करने के लिए कवरेज 90% तक बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यूआईपी से। अब हमें ये पढ़ना है कि इसमें 12 वैक्सीन कौन कौन सी शामिल है। तो पहला तो डिप्थेरिया है, बूफिंग कफ है, इससे संबंधित वैक्सीन दी जाती है। टिटनिस से दी जाती है, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस, ठीक है, और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानी इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और मीजल्स रूबेला। ठीक है, तो ये एक बार आपको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आपको होना चाहिए। एग्जाम में अगर आएंगे तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये 12 वैक्सीन तो इसमें दी जाती है, लेकिन जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, वो सिलेक्टेड एरिया, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जाती है, संपूर्ण देश में इसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। फिर सरकार ने कहा इसको और इंटेंसिफाइड करना है, तो सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसको 2017 में लॉन्च किया, और इसको जो शहरी क्षेत्र थे वहां पे फोकस किया गया। ठीक है, फिर सरकार ने कहा इसको और इम्प्रूव करना है, तो सरकार ने 2019-20 में एक इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया, जो कि पल्स पोलियो प्रोग्राम के 25 ईयर पे लॉन्च किया गया। फिर एक IMA 3.0 2021 में लॉन्च किया। इसमें शामिल थे कि चिल्ड्रन में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हम क्या करेंगे, इन डोजों को उपलब्ध करवाएं। ठीक है, कोविड में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हमने सारी बातें पढ़ ली। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन है। आप लोग पॉज करके एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक BCG है जो चाइल्ड ट्यूबरकुलोसिस एंड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स दी जाती है। OPV है, पोलियोमाइलिटिस की तरबियत दी जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्टुटिस, ठीक है, और टिटनेस और HIV इन्फेक्शन और हेपेटाइटिस बी। और एक रोटा वायरस है, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस है, मीजल्स है, मीजल्स रुबेला है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस है। ठीक है, इसको दिमकी बुखार भी बोलते हैं। जैसे आपने एक न्यूज सुनी होगा ना, एक एक 2 साल पहले कि बिहार में, सॉरी बिहार में नहीं, हाँ यूपी में कई लोगों की लीची खाने से डेथ हो गई। तो उसका कारण यही था, दिमकी बुखार, दिमागी बुखार बोलते हैं कई लोग। और एक DPT दी जाती है, डिप्थीरिया, पर्टुटिस और टिटनिस। ठीक है, टिटनिस PCV न्यूमोकोकल निमोनिया से संबंधित है। तो आप इसको एक बार पॉज करके एक बार पढ़ लेना, आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, अब हमारे लिए हमारे देश में ज्यादातर वैक्सीन बनाई जाती हैं वो इनएक्टिव वायरस या पैथोजन को लेकर बनाई जाती हैं। जैसे हमारे देश में अभी कोवैक्सीन बनाई गई। ठीक है, जैसे हमारे देश में अभी जो लंपी डिसीज फैल रही है, सरकार ने उसके लिए वैक्सीन लॉन्च की। लंपी डिसीज के कारण 70,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। ठीक है, तो एक बड़ी बीमारी है, बेजुबान जानवर हैं, तो उनके लिए सरकार ने सोचा तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन उसको आने में 4 साल और लगेंगे। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पर एक वैक्सीन जो गॉट पॉक्स होता है, जो उनमें होता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं ताकि उनके लिए हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, वो इफेक्टिव भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरल जो वायरस स्ट्रेन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसको इनएक्टिवेट करते हैं केमिकल की हेल्प से, जैसे हमने यहाँ कर दिया। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि वायरस को हम आर्टिफिशियली रूप से जनरेट नहीं कर सकते, उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना। फिर जैसे ही हमने किया तो उसको लैब में हम वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं और इसको हम फिर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंजेक्ट होने के बाद जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है, और जो बी सेल है उसको इंट्रोड्यूस करता है
तो वो क्या होता है, इसकी पावर बढ़ाता है, तो हम किसी वायरस या पैथोजन के प्रति क्या हो जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं, और वो हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ये हमारी कोवैक्सीन में प्रोसेस थी, ये हमारी इन वैक्सीन में प्रोसेस है, रेबीज वैक्सीन में। यही जो 12 वैक्सीन है तो इसमें हम देख सकते हैं। और जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, वो एक न्यूज ये है कि जो सिरेमिक नहीं, सेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी, मान कि इसको कार टीवी बोलते हैं, थेरेपी इंडिजीनियसली आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने लॉन्च की है, ताकि हम कैंसर का इलाज कर सकें। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कि व्यक्ति के ब्लड से उसका ब्लड सैंपल लेते हैं क्लिनिक में, और टी सेल उसमें इंक्लूड होती हैं, उसको सेपरेट आउट करते हैं रेस्ट ऑफ ब्लड से। ठीक है, फिर उसको हम लैब में एक वायरस उस टी सेल का मतलब है कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं। इससे संबंधित प्रश्न आ भी चुका है, तो आप ध्यान रखना। टी सेल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल टू अटैक फॉरेन पैथोजन, मतलब कि आपकी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पैथोजन आएगा, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंगी हो, तो आपके बॉडी में वो उससे इंटरेक्ट करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगी, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का प्रयास करती हैं, मतलब प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाने का प्रयास करती है। कौन? टी सेल। ठीक है, तो इनने क्या किया, ब्लड सेल से टी सेल को सेपरेट आउट किया, उसके साथ वायरस को लिया, उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर ये वायरस क्या करेगा, उसका रिसेप्टर डेवलप कर लेगा, जैसे ये है, जैसे कोरोना मिलते थे ये रिसेप्टर, इसको कई इसकी क्या बनेंगी, कॉपी बनेंगी, मॉडिफाइड टी सेल हो जाएंगी, फिर इसको दोबारा इंट्रोड्यूस हम क्या करा देंगे व्यक्ति की बॉडी में। ठीक है, बॉडी में हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया, तो उस कैंसर सेल को ये वाली सेल ढूंढ के उसको खत्म करने का प्रयास करेंगी, टारगेट करेंगी। तो जिससे क्या होगा, और हाल ही में एक न्यूज थी कि हमने एक नया वायरस खोज लिया है कि वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये क्या करेंगी, कार्टी सेल इसको कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेंगी। अगर हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम काफी हद तक क्या कर पाएंगे, इस कैंसर सेल को, कैंसर संबंधी जो बीमारियां हैं, आज जो लाइलाज बीमारी, उससे हम उसको निजात पा पाए। ठीक है, तो यही सारी बात, इसको डेवलप किसके तहत किया गया है, नेशनल बायो फार्मा मिशन के तहत, जो विराक, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत संस्था है, संविधिक संस्था है, क्या है, आप इसको ध्यान रखेंगे। जो भी बायोटेक्नोलॉजी संबंधित जो भी रिसर्च होती है उसको फंड करना है। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया, इसमें यही सब लिखा है, आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कर पाएंगे, बस यही सारी चीज लिखी, बेनिफिट वगैरह, बस इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक शब्द और आया था कि नेशनल बायो फार्मा मिशन क्या है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। नेशनल बायो फार्मा मिशन, इसको इनोवेशन इन इंडिया भी बोलते हैं, I3। इसका मतलब है जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देना, हमारे देश में मेडिसिन का विकास करना, ताकि महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सके, और हमारी जो विदेशी देशों पर निर्भरता है वो भी हम कम कर सकें। ठीक है, अफोर्डेबल मेडिसिन का निर्माण करना, और इसकी में सहायता है वो वर्ल्ड बैंक के तहत इस हमको मिलती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड का निर्माण हुआ है, किसके लिए, जो भी पेंडेमिक आती है उसका प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिपेयर्डनेस करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, जैसे कोविड में करने के लिए। लेकिन समस्या वहां उत्पन्न होती है कि अमीर देश तो कहीं जो पेंडेमिक आता है उसके प्रति रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन होता है, उनके पास तकनीक होती है, उनके पास पैसा होता है। ठीक है, लेकिन कोविड में तो अमेरिका भी हार गया। तो सरकार ने ये कहा है कि, सरकार ने तो नहीं कहा है कि WHO और जो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वर्ल्ड बैंक और टेक्निकल सपोर्ट WHO से मिलेगा, कि जो अल्प विकसित और विकासशील देश है, ताकि वो समान रूप से किसी पेंडेमिक को क्या कर सकें, रिस्पॉन्स कर पाए, उसको
मिटिगेट कर पाए, ताकि इस फंड का हम निर्माण करें। ठीक है, तो यही रखना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करना है जो मिडिल इनकम कंट्री है उनको एड्रेस करने के लिए सारी नेशनल लेवल पर, रीजनल, ग्लोबल लेवल पर काम करेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा न्यूज ये है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इनने ऑर्गेनाइज किया है एक प्रोग्राम, री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। तो इस टॉपिक को हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में बेसिक से और एडवांस लेवल लेवल तक हमने इसको कवर किया है, तो आप इसको वहां देख सकते हैं। री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता हम नामीबिया से लेके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इसको कूनो पालनपुर जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पे लगता है, वहां पे इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एशियन जो चीता है वो केवल अभी ईरान में मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है, हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका है, इसलिए वो क्रिटिकल इंडेंजर श्रेणी में है। और बाकी दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत सारे भी मिलते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन उसको इतना नहीं है जितना क्रिटिकल इंडेंजर है। ठीक है, तो ईरान ने मना कर दिया था, बोल रहा था कि हमारे यहाँ तो बस ही नहीं है, अगर आप ले जाओगे वो भी मर गए तो हमारे यहाँ से भी चले जाएंगे, तो इसलिए हम कहाँ से ला रहे हैं, अफ्रीका से लेके आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ ला रहे हैं, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में लेके आ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में स्पेशली है, लेकिन इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री क्या है। इस 1972 में दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जागरूकता फैलाता है कि हमारे जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उसके संबंध में लोग क्या हो, जागरूक हैं, बस इतना सा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब क्या है, रबड़ प्लांटेशन है वो केरला में संकट के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चर्चा में था। आपसे देख पा रहे हो ये प्लांट है, तो यहाँ से क्या निकलता है, ये निकलता है पदार्थ, इसको हम प्रोसेस करते हैं तो रबड़ का निर्माण होता है। इसमें कई केमिकल और ऐड होते हैं। तो जो केरला और तमिलनाडु है उनके अकाउंट में 81% प्रोडक्शन इंडिया का करते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा में करते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि केरला और तमिलनाडु में 81%, बाकी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो आप इस मैप को ध्यान रखना, और उड़ीसा में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहां पे ये रबड़ प्लांटेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब ठीक है, मैप को ध्यान रखना कि उत्तर में नहीं मिलता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक, अब रिक्वायर कंडीशन देख लेते हैं कि प्लांटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले रबड़ के लिए जो सॉइल है उसको लॉमी होना चाहिए, मतलब कि लेटराइट लेटरिक सॉइल होनी चाहिए। जहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो लेटराइट सॉइल का निर्माण होता है। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे हम, आज नहीं लेकिन फिर कभी। और रेनफॉल कितना होना चाहिए, 2000 से 4500 मिलीमीटर तक। टेम्परेचर 25 से 34 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होनी चाहिए। और जो ह्यूमिडिटी है वो 80% साथ होनी चाहिए। और इसका उपयोग मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल ग्लोव, एयरक्राफ्ट, कार टायर्स और पेसिफायर आदि में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ये आप जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो हमने ये देख लिया कहाँ कहाँ होता है, हाँ रिक्वायर कंडीशन देख ली, बस ये हमारा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो केरला तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब जो नितिन गडकरी जी हैं उनने बोला है कि हम अपने टोल प्लाजा को, जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको रिमूव कर देंगे। अब जीपीएस के आधार पर सारे क्या हो जाएंगे, काम कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका जो टोल चार्ज फिक्स रहता है वो भी कम हो जाएगा। तो जब ये आएगा तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल क्या हुआ है, अभी उनने केवल बोला है, जब इंट्रोड्यूस होगा किसी टूल पर तब उसको बेसिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो फास्ट ट्रैक काम करता है वो आरएफआईडी पे काम करता है, जो रेडियो वेव पे आधारित है। जैसे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर डाटाबेस है, यहाँ पे आरएफआईडी रीडर आप उनके ऊपर लगा देते हैं। और जो आरएफआईडी क्या करता है, एंटीना से रेडियो वेव को एक्सचेंज करता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद आपकी जो अकाउंट, आपका जो
फास्ट टैग से जो कनेक्ट होता है वहां से पैसे कट हो जाते हैं। ठीक है, अब RFID कलेक्शन कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एक तारागिरी जो फ्रीएट है वो एक लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 17A के तहत। ये एडवांस वर्जन है किसका? शिवालिक क्लास का, और इसको डिजाइन किया है इंडियन नेवी वारशिप वीरो ने, जिसमें 75% जो मटेरियल है वो MSME का है, मतलब भारत से ही क्या है मटेरियल 75% लगा हुआ है, जैसा विक्रांत में, INS विक्रांत में लगा हुआ था जिसको हमने पढ़ा था। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और तारागिरी क्या है? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में क्या है? एक हिल है, तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा ब्रजवासी लाल 1921 और 2022 तक रह गए। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और एपिक महा जो भारत है उससे संबंधित इनने काम किया। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना, यूपीएससी कभी नहीं पूछता है, वो थोड़ी चर्चा है। ब्रजवासी और हड़प्पा के सिविलाइजेशन संबंध हमने डिटेल में डिस्कस किया है पिछले लेक्चरों में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। सेल कंपनीज क्या होती हैं? चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो हमारा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उसने दौड़ते से को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, और जो जो बोर्ड मेंबर थे जिलियन इंडिया लिमिटेड के। सेल कंपनी का काम ये है, केवल पेपरों पे होती है। इनका काम क्या होता है? केवल पेपरों पे होता है, जो राउंड ट्रिपिंग करती हैं, काले धन को व्हाइट धन में परिवर्तित करती हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग आदि ऐसे कार्य करते हैं, मतलब प्रशासन भ्रष्टाचार से संबंधित कार्य आप लोगों को देखने को मिलता है। इनका कोई ऑफिस नहीं होता है, ओनली पेपर पे होती है, हैज नो ऑफिस, हैज नो एम्प्लॉय। ठीक है, बट बैंक अकाउंट होता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, मन की ब्लैक मनी को हम काम करते हैं, व्हाइट मनी में काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे। ये मेनली यूज क्या करती हैं? गलत तरीकों का उपयोग करके टैक्स एवेजन करती हैं, टैक्स अवॉइडेंस करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, और गुमनामिता का काम करती हैं। और इंडियन लॉ है जो बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट 2016 इसको डील करते हैं। प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग इसको डील करता है। कंपनी एक्ट 2013 इसको डील करता है। अब दो शब्द हैं कि टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस क्या है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? सिंपल सा देखो, जैसे आपकी 5 लाख रुपए इनकम है, सरकार ने कहा कि 5 लाख से नीचे आपके पास कोई अगर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप 2.5 लाख रुपए की सेविंग कर ले। तो सेविंग क्या है? जो आपने आपने इंश्योरेंस ले लिया, आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में लगा लिया, तो ये तो लीगल है। आपने लीगल काम करके टैक्स आपने क्या किया? बचाया। लेकिन कई कंपनी क्या करती हैं, इस लीगल काम करने की बजाय गलत काम करके टैक्स को बचाती हैं, राउंड ट्रिपिंग करती हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। और इस ये कार्य करने पर टैक्स इवेजन सरकार के द्वारा दंड भी दिया जाता है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है। एक कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्टेब्लिश है, मल्टी डिसिप्लिनरी और ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत काम करता है। और व्हाइट कॉलर जो क्राइम है, टैक्स इवेजन संबंधित काम है, टेक्नोलॉजी ETC आदि संबंधित काम ये देखता है। भाई इतना हमको ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। एक्साइज पर्वत, जो छोटी छोटी न्यूज है ना वो हमारी काम की नहीं रहती, बस पढ़ना है और थ्रू होना है बस। जैसा ये एग्जाम में आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक्साइज पर्वत प्रहार लद्दाख में, जहां चाइना और इंडिया का क्या हुआ, अभी डी इंगेजमेंट हो रहा है, तो वहां पे भी चल रही है जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऑल ट्रेन व्हीकल यहाँ पे काम कर रहे हैं। बस इतना से ध्यान रखना है। और इस एरिया को आप ध्यान रखना, ये गलवान वैली है, स्यूक रिवर है, ये दरबुक, ये दौलत बेग ओल्डी है, और यहाँ पे एक लेक है। तो आप बताओ कौन सी लेक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक US लेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 14 कंट्री है, इसको हमने कल भी पढ़ा था आई थिंक। इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कौन कौन सी कंट्री है? जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे USA है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडिया भी शामिल हो गया है, फिलीपींस, ब्रुनई और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ कौन नहीं है, एक रसिया नहीं है,
चाइना नहीं है, और एक कम्बोडिया नहीं है, और लाओस नहीं है। देखो, कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार, तीन कंट्री नहीं है। क्यों? जो कम्बोडिया, लाओस है, चाइना के बहुत ज्यादा करीब है, तो इसको इसलिए इनको नहीं रखा। और जो म्यांमार है, ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी इंडो पैसिफिक वाली कंट्री है, एक एक बार और देख लेते हैं। इंडिया, थाईलैंड, मेंबर जरूर याद रखना, पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिजी भी है, फिजी फिजी फिजी। इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान और यूएस। अब जो याद नहीं है वो रखना। लाओस नहीं है इधर, ये वाली कंट्री, कंबोडिया नहीं है, और म्यांमार नहीं है, और चाइना और रसिया नहीं है इधर। न्यूजीलैंड तो है ही, ठीक है। बस इतना याद रखना, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। काम क्या करते हैं? सप्लाई चेन को रिजिलेंट बनाना है, मतलब कि जो चाइना की दादागिरी है उसको क्या करना है, काम करना है, इतना ध्यान रखना। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है, टैक्सेशन, एंटी करप्शन को बढ़ावा देना है, ठीक है। और फेयर और रिजिलियंट ट्रेड को बढ़ावा देना है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में किसी की दादागिरी ना चले। लाइक माइंडेड कंट्री है सारी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक आईपीएस चर्चा में है, तेजस्वी सतपुते, एएसपी है सोलापुर के। इनने एक ऑपरेशन परिवर्तन चलाया है, इसका मतलब सॉफ्ट पुलिसिंग करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ होता क्या था कि यहाँ पे ये गांव है, इसको हाट भट्टी बोलते थे। यहाँ पे जो इलीगल शराब का निर्माण होता था, तो कई लोगों की जान भी जाती थी, कई हानिकारक है तो लोगों की जान वगैरह जाती थी। तो इससे लोगों में क्या हुआ है, बहुत सारे 80% जो लोग थे, उनकी फैमिली, 650 फैमिली के आसपास बेरोजगार हो गए हैं। और बंजारा जो कम्युनिटी थी वो उस पे काम करती थी, तो इसलिए वो क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो इनके द्वारा सॉफ्ट पुलिसिंग की जा रही है। सॉफ्ट पुलिसिंग का मतलब है कि वहां पे 2 दिन रुकी, 2 वीक वहां पे रुकी, उनकी काउंसलिंग की, उनको इससे बाहर लाने का काम किया, और जो अल्टरनेटिव है बेरोजगारी से संबंधित, उन पे काम करने का प्रयास ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो डेडिकेशन में। अभी ट्रेनी है, डेडिकेशन में, वर्क में यूज कर सकते हो। एक उदाहरण और चर्चा में था, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर गोविंद नंद कुमार जी। ये किसी व्यक्ति का गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, एक सर्जन है, इनको एक ऑपरेशन करना था, लेप्रोस्कोपी करनी थी, लेकिन 3 किलोमीटर लंबा जाम था, ये फंसे थे। तो ये भाग के 3 किलोमीटर ऑपरेशन हॉस्पिटल गए, वहां पे लेप्रोस्कोपी की। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ आप वैसे भी लोग होते हैं, जैसा आप समझ पा रहे हैं। तो इनका ये डेडिकेशन अपने कार्य के प्रति समर्पित है, अपने वर्क इथिक्स, मतलब कि जो कार्य की जो नैतिकता है उसको समझा इनने, और जो उस व्यक्ति के प्रति जो करुणा थी उसको समझा। तो आप इन शब्दों के लिए इनका आप इथिक्स में केस स्टडी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, इनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नाम क्या है? डॉक्टर गोविंद नंद कुमार और तेजस्वी सतपुते, एसपी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब एक मैप देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेरिका से। जैसे आप अमेरिका का मैप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका में पार्ट है जिसमें कनाडा भी है और अमेरिका भी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर से। तो रिवर क्या है? ये पहली रिवर है, इसको यूकॉन रिवर बोलते हैं, ये इधर जाती है। और चर्चिल रिवर ये वाली है जो यहाँ जाती है। और एक 3 नंबर पे एक मिसिमी है ये वाली, और 4 नंबर पे हमारी ओहियो है, ये वाली इसको मिसौरी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाली रिवर है उसको कोलोराडो बोलते हैं, और जो ये वाली रिवर है उसको स्नैक या कोलंबिया रिवर बोलते हैं। तो ये वाली कोलंबिया रिवर इधर गई, ठीक है। और जो कोलोराडो रिवर है वो हमारी इधर गई, ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं। दूसरा, ये अलास्का रेंज है ये वाली, ये रॉकी माउंटेन है, ये कास्केड माउंटेन है, ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, ये सियारा नवादा डेजर्ट है, ठीक है, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। ये सोनोरन या चिहाउहन डेजर्ट है, ठीक है। सियारा मैड्रस ओरिएंटल है, सियारा मैड्रस ऑक्सीडेंटल है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको ग्रेट बेसिन बोलते हैं, इसको ग्रेट लेक बोलते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताना है पांचों लेकों के नाम क्या हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। इसको कनाडियन शील्ड बोलते हैं, ये ग्रीनलैंड है ऊपर, ठीक है, ऊपर वो नॉर्थ पोल है।
ये वाला जो पार्ट है इसको एपेलेसियन माउंटेन है, ये वाला, इसको सियारा मेस्ट्रा ये वाला पार्ट है। और ये वाली रेंज है वो क्या है, ज्वालामुखी और पर्वत से संबंधित आप गतिविधियां देखने को मिलेगी। क्यों है आप कमेंट करके बताना, हम किसी दिन इसको जरूर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक डिस्कस किया हमने, ताकि आपकी मैप की जो सीरीज है वो भी डेली डेली होता रहे। एकदम पढ़ते हो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, इसलिए आप इसको एक बार देख लेना, पॉज करके देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। रिवर्स जरूर देख लेना, ये वाली सारी रिवर्स यहाँ जाती हैं, 4 नंबर, ठीक है। ओयो रिवर, ठीक, मिसिसिपी रिवर और मिसौरी रिवर, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक। और ये वाली जो यूकॉन रिवर है वो इधर जाती है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।